चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिक्र आज उसी का होगा, शुरुआत उसी से होगी। देखिए ये सीरियल जब हमने पहले भी बात कर लिया, जब ये सीरियल शुरू फिर से होने वाला था और फिर से तुलसी वीरानी वापस आ रही थी, तो कई तरह के सवाल थे मन में कि क्या फिर से लोग पसंद कर पाएंगे। और फिर से क्योंकि अब OTT सीरीज आ गई है, अब OTT का युग आ गया है नया, तो इसमें क्या कोई देखना पसंद करेगा? मैं जब आपने जिक्र किया ना तो नॉस्टैल्जिया वो हुआ और रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। हाँ, रिश्तों के रूप बदलते हैं। कैसे बदलते हैं ये हमने ओवर द ईयर्स देखा है, लेकिन तुलसी वैसी की वैसी है, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है और किरदार बदले हैं। बिल्कुल, किरदार भी बदला। आपने देख लिया, यानी कि आप देख मैंने शुरू किया, मतलब अच्छा, इन द प्रोसेस है। नहीं, इस बार एक और अच्छी बात है, वो ये है कि वो जो छोटी छोटी रील्स आती है ना, वो ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है कि देखें क्या हो रहा है। एंड मतलब कुछ भी हो, हम इसका जिक्र भी कर रहे थे कि अनुपमा से इसको कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों सीरियल अपनी जगह हैं और जो लोग तुलसी के फैन हैं या सास भी बहू के फैन हैं, जाहिर सी बात है कि लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है। बिल्कुल, इसमें ट्विस्ट है। और देखिए हर नए बदलते दौर के साथ ना कुछ नया मुझे लगता है कि चूंकि तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी जो हैं वो आई हैं, एक अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी अपने साथ लेकर के अब फिर से वो जुड़ी हैं इससे, तो मुझे लगता है कुछ नए नए मेहमान, नए नए चेहरे हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। एक कोई अमेरिकन मेहमान भी मिलने वाला है, विदेशी मेहमान। बताइए, शो के प्रोमो में तुलसी उनसे वीडियो कॉल पर बात करती हुई देखी जा सकती हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक बज़ छिड़ गया है कि ये नया किरदार आखिर है कौन। देखिए फिल्म थामा और एक दीवानी की दीवानियत दोनों ने एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी, लेकिन थामा के तूफान के आगे किसी ने दीवानी की दीवानियत को नोटिस ही नहीं किया, लेकिन फिर भी फिल्म ने 8.5 करोड़ का ओपनिंग बिजनेस किया है। बिल्कुल, लेकिन दीवानियत की ये तो फिलहाल शुरुआत है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, फिल्म का बज़ बढ़ता जा रहा है और कमाई भी। और इस फिल्म के प्रमोशन के मेकर्स और स्टार कास्ट ने भी जोर लगा दिया, जिसका असर अब दर्शकों पर नजर आने लगा है। एक दीवाने की दीवानियत फिल्म का टीजर, फिर ट्रेलर आया, लेकिन फिल्म ने कोई खास माहौल नहीं बना पाया। फिर आए इसके गाने और गानों ने ऐसा क्रेज बनाया कि हर कोई फिल्म के गानों का दीवाना हो गया। जब गाने मशहूर हुए तो अब फिल्म ने धीरे धीरे जनता के बीच एंग्री लवर वाली लव स्टोरी में भी दिलचस्पी दिखानी शुरू हो गई है। इस फिल्म के साथ बड़े ही धांसू तरीके से फिल्म थामा भी रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के धमाके भी कर रही है, लेकिन एक दीवाने की दीवानियत धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। फिल्म मेकर्स और स्टार कास्ट सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, तो प्रमोशन के कई वीडियोस भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में फिल्म के हीरो हर्षवर्धन दर्शकों के बीच पहुंच रहे हैं, तो ये भी बताते दिख रहे हैं कि उनकी फिल्म हाउसफुल जा रही है, यानी थिएटर तक फैंस को लाने की हर कोशिश, और ये कोशिश अब कामयाब होती भी दिख रही है। शुरुआत में दीवानियत को थामा से कमतर माना जा रहा था, लेकिन शायद ये अनुमान लगाने वाले बॉलीवुड की एक सबसे पक्की थ्योरी भूल गए थे कि गाने हिट हो तो पिक्चर हिट है। पहले ही दिन दीवानियत की ओपनिंग बता रही है कि ये फॉर्मूला अब भी परफेक्ट चल रहा है। दीवाने में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड एक्टर्स हैं। इन दोनों का ही बॉक्स ऑफिस पर दम अभी तक साबित नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए माना जा रहा था कि अगर फिल्म ओपनिंग डे में 3 करोड़ रुपए से ऊपर कुछ भी ले आएगी तो दमदार शुरुआत मानी जाएगी, मगर एडवांस बुकिंग शुरू होने के बाद जनता में फिल्म का क्रेज नजर आने लगा था। अब सेक्निल की रिपोर्ट बता रही है कि मंगलवार 8 बजे तक दीवानियत का ओपनिंग कलेक्शन करीब 8 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और बुधवार को 10 करोड़ पहुंच सकता है। 2016 से हिंदी में डेब्यू करने वाले हर्षवर्धन का करियर बहुत खास नहीं रहा है। 4 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन कुछ खास नहीं कर सकी। लेकिन इस फिल्म की बात ही कुछ और है। हर्षवर्धन की फिल्मों में से किसी का नेट लाइफ टाइम कलेक्शन 10 करोड़ तक नहीं पहुंच सका, मगर अब उनकी फिल्म दीवानियत पहले ही दिन से इस आंकड़े को पार करने की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, जिस फिल्म की चर्चा हम महीनों से करते आ रहे थे, आई एम श्योर कि हम सबने वो देख ली है। सैयारा देख ली ना? कैसी लगी? मतलब हम नहीं उससे रिलेट कर पाएंगे। जेन ज़ी को बहुत पसंद आई है, बट इट्स ओके, इट्स अ वन टाइम वॉच। आपने देखी? हाँ। कैसी लगी? नहीं, अच्छी लगी। वेरी ऑनेस्ट फीडबैक। लेकिन उसमें हम अनीत पड्डा को तो जानते हैं, अनीत पड्डा की एक्टिंग नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, वो ये बात सही है श्वेता वाली कि जेन ज़ी को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। अब यही देखिए, आज हम आज डीडीएलजे की बात कर रहे हैं। हमसे पूछा जाए कि सैयारा देखेंगे या डीडीएलजे, हम कहे नहीं जी, हम तो आज डीडीएलजे वापस से देखेंगे। सो ये अगेन अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। किसी को सैयारा अच्छी लगी और किसी को डीडीएलजे, लेकिन इट्स एवरग्रीन मूवी, यू कांट डिनाई। नहीं, मुझे लगता है आप जेन ज़ी से पूछ लो ना पहले। एग्जैक्टली, उसमें कईयों ने देखी भी नहीं है। हाँ, अभी भी हम धक्के मार के दिखाते हैं। और देखो, कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम तो एक डायलॉग बोल रहे थे कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये सीन आया था, तो देयर इज अ डिफरेंस, ये समझना होगा हमें भी। यस, देखिए अनीत पड्डा को तो आप जानते हैं, वही सैयारा फिल्म की हीरोइन जिसके काम के चर्चे हर तरफ हैं। बॉलीवुड में भी इस साल सैयारा ने खूब दमखम दिखाया और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित भी हुई है। बिल्कुल, सैयारा की एक्ट्रेस अनीत पड्डा के हाथ अब एक और बड़ी फिल्म लग गई है, और वो भी मैडॉक फिल्म्स की। फिल्म का नाम है शक्तिशालिनी। देखिए जरा। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म धामा के रिलीज होने के साथ ही इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी हो गई। मेकर्स ने शक्तिशालिनी से अनीत पड्डा के जुड़ने का खास वीडियो थिएटर में दिखाया है। वीडियो में अनीत को रक्षक, विध्वंसक और सबकी जननी बताया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला सफेद लहंगे और लंबी चोटी में जंगल में जाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। पहले खबर आई थी कि फिल्म शक्तिशालिनी में कियारा आडवाणी लीड रोल में दिखेंगी, लेकिन अब अनीत पड्डा की एंट्री से साफ हो गया है कि कियारा का पत्ता कट चुका है। सैयारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद अनीत पड्डा ने ये बड़ी बाजी मार ली है। अब देखना होगा कि इस फिल्म से अनीत क्या कमाल कर पाती हैं। अनीत पड्डा के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म सलाम वेंकी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में काजोल और विशाल जेठवा भी थे। इसके बाद वो एक वेब सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई में दिखाई दी थी। इसमें उनके साथ पूजा भट्ट, राइमा सेन जैसे दिग्गज कलाकार थे। लेकिन अनीत पड्डा को देश भर में पहचान मोहित सूरी की फिल्म सैयारा से मिली। शक्तिशालिनी इसी साल के शुरुआत में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। इस फिल्म से अनीत पड्डा का नाम जुड़ने के बाद उनके फैंस एक्साइटेड हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भक्ति और आस्था और विश्वास का पर्व गोवर्धन पूजा आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज आप जहां पर गई थी वहां कैसी रौनक थी? बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ पर देखा। देखिए, वहाँ पर एक तो प्रतीकात्मक तौर पर गोवर्धन पर्वत बनाया गया था, और ये भी कहा गया था कि वृंदावन से खास करके गोवर्धन पर्वत जहाँ पर है गोवर्धन, वहाँ से वो लेकर के मिट्टी आई गई थी, शिला वहाँ रखी गई थी, उसकी पूजा वहाँ हो रही थी, और 1232 प्रकार के भोग लगाए गए थे अन्नकूट में। शगुफ्ता, आपने तो देखा था। मेरा नजर तो वहीं पे थी। मेरी वही सवाल हम बार बार पूछ रहे थे और आप दिखा भी रही थी। शाम के 7 बजे अन्नकूट प्रसाद सबके, हर किसी को जिसको भी चाहिए, शाम के 7 बजे मंदिर में पूजा फाइनली होगी, आरती, उसके बाद ग्रहण कर सकते हैं। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे थे कि मेरे से तो एडिट नहीं हो पाया, उसका कारण ये था कि उनको भूख लगाई, देख देख के भूख लगाई। देखिए, ऐसी ही तस्वीरें हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो श्वेता ने भी सुबह दिखाई। गोवर्धन यानी अन्नकूट का ये महापर्व खासतौर से मथुरा, दिल्ली और गोरखपुर में इसकी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिखाते हैं आपको। देश भर में आज भक्ति और आस्था का अनोखा नजारा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और गोवर्धन पर्वत के आसपास सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। चारों तरफ फूलों की महक, दीपों की रौनक है। फिजा में गीत, संगीत, भजन, कीर्तन गूंज रहे हैं। गोवर्धन महाराज की जय जयकार से पूरा ब्रजमंडल भक्ति रस में सराबोर है। गोवर्धन के पर्व पर कृष्ण मंदिरों की रौनक देखने लायक है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को भी फूलों और लाइट से भव्य तौर पर सजाया गया। मंदिर परिसर में एक भव्य गोवर्धन की आकृति तैयार की गई और उनकी पूजा हुई। गोवर्धन आप देख सकते हैं
प्रतीकात्मक तौर पर गोवर्धन पर्वत यहाँ पर बनाया गया है। भगवत पुराण में और साथ ही आपको हम बता दें कि विष्णु सहस्त्रनाम में भी गोवर्धन पूजा को लेकर कई पौराणिक कथाएं जो हैं वो कही गई हैं, बताया गया है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया था ताकि प्रकृति और पशुओं का सम्मान हो सके। अक्षरधाम मंदिर में गोवर्धन पर्व पर सजावट मोर थीम पर की गई, जिसका उद्देश्य एकता का संदेश देना है। आपको बता दें, हर साल अक्षरधाम में गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रंगोली बनाई जाती है और हर बार जो रंगोली बनती है उसका एक थीम होता है। इस बार मोर थीम रखा गया है। लगभग कितने बड़े एरिया में इस रंगोली को बनाया गया? जी हाँ, ये 20 बाई 20 फीट के बहुत ही बड़े एरिया में ये मयूर कृति बनाई गई है और हमारे जैसे 30 से 35 युवाओं ने ये सारी रंगोली बनाई है और पूरा दिन निकल गया ये रंगोली बनाने में। और ये रंगोली हमें एकता का भी संदेश देती है। हमारे गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज वही चाहते हैं कि हमारे पूरे विश्व में एकता बनी रहे और परिवारों में भी एकता बनी रहे। गोवर्धन पर्व का उत्साह बच्चों में भी नजर आ रहा है। सत्संग दीक्षा स्वामी नारायण साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमं शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पये। देहोऽयं साधनं मुक्तेर्न भोगमात्र साधनं दुर्लभो नश्वरश्चायं वारं वारं न लभ्यते लौकिको व्यवहारस्तु देव निर्वाह हेतुकः। गोवर्धन से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद जब श्री कृष्ण 7 दिनों तक भूखे रहे तो ब्रजवासियों ने उनका आभार व्यक्त करने के लिए 56 तरह के व्यंजन अर्पित किए थे। तब से गोवर्धन पर्व पर हर साल श्री कृष्ण को 56 से ज्यादा तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। 1232 प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग के तौर पर यहाँ लगाए गए हैं। खास करके आप देख सकते हैं, चूंकि द्वापर युग से शुरू हुई जो परंपरा शुरू हुई द्वापर युग में, वो आज कलयुग में भी निभाई जा रही है। तरीका या फिर आप समझ लीजिए कि प्रभु के प्रति अपना आभार या फिर अपना प्रेम प्रकट करने का भले ही तरीका बदल गया हो, इसी वजह से आप देख सकते हैं जो व्यंजनों की सूची है उसमें अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो आपको केक से लेकर के अलग अलग फ्लेवर के केक से लेके बर्गर, पिज्जा और तमाम तरह के जो आधुनिक व्यंजन हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। सनातन धर्म में त्योहारों में प्रकृति की पूजा की परंपरा रही है। गोवर्धन पूजा में भी इसका संदेश छिपा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई थी और गोवर्धन पूजा के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में गोवर्धन पूजा की। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर गौ सेवा की। कई जगहों पर गोवर्धन पूजा का त्योहार अन्नकूट के नाम से भी प्रचलित है। अन्नकूट पर्व में भगवान को नए अनाज के पकवान से भोग लगाए जाने की परंपरा है और भगवान के निमित्त 56 भोग बनाए जाते हैं। अन्नकूट में आप देखिए सकड़ी में जैसे कढ़ी, चावल, दाल, सब्जी, हलवा, मटरी, मोहनथाल सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है कि ठाकुर जी पर जो श्रम पड़ा है वो अधिक से अधिक संख्या में ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। मान्यता है कि अन्नकूट का उत्सव मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य का वरदान मिलता है। ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन नए अनाज के उपयोग की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और दिल्ली से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाने की परंपरा है। ऐसे में हम भी दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर गए थे, जहां से सुबह से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। इस महापर्व की रौनक वहां देखते ही बन रही थी और इस दौरान भगवान के भोग के लिए 1500 से ज्यादा व्यंजन, 1232 इनफैक्ट व्यंजन बनाए गए थे। और यहाँ आपको बता दें कि अपने आराध्य को इस दौरान भोग लगाते हुए थाल गान गाया जाता है। 5 तरह के थाल गान होते हैं, उसमें से कुछ आपको भी दिखाते और सुनाते हैं।
सनातन धर्म में भोग का अपना ही महत्व है। हर जगह अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान को भोग लगाया जाता है। अगर अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो आज अन्नकूट के मौके पर इस अवसर पर खास करके विशेष भोग की तैयारी की गई है। ये बताइए कि आज यहाँ पर कितने प्रकार के भोग लग रहे हैं? जी, आज यहाँ पे 1500 से भी अधिक शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन की वानगियों के आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। कवि कालिदास जी ने कहा था कि उत्सव प्रिया खलु मानवा, यानी कि जो मनुष्य होता है वो उत्सव प्रिय होता है। और वैसे भी आप देखें तो कोई भी क्रिया में अगर आप भगवान को जोड़ दोगे तो वो भक्ति कहलाएगी। जैसे कि यात्रा, घूमना यात्रा बन जाती है, भोजन प्रसाद बन जाता है, गाना कीर्तन बन जाता है। तो ऐसे ही आज आपको बड़े पैमाने पे एक भक्ति के दर्शन आज यहाँ पे हो रहे हैं कि जहाँ पे भक्तों ने जो भोज आज बनाया है मिलजुल कर, तो वो भोज आज यहाँ पे प्रसाद बन गया है और अन्नकूट के रूप में भगवान को यहाँ पे सजा कर रखा गया है। मैंने सुना यहाँ पर प्रभु को जब भोजन कराया जाता है, जब उनको भोग लगाया जाता है तो उसे थाली गान कहते हैं, थाल गान कहते हैं। तो वो थाल गान क्या होती है? तो वो जो थालगान है वो हमारे इष्ट देव भगवान स्वामी नारायण के समय से ही चला आता है कि जिसमें विविध व्यंजन जो होते हैं, तो वो आप ये अंगीकार करो, चावल जो है ऐसे लौंग डाल के पकाए हैं, विविध आचार रखे हैं, सुवाड़ी और वो सब ऐसे बनाया है, ये सारी प्रकार की सब्जियां की है, तो आप ऐसे अंगीकार करो। फिर बीच में पॉज आता है जहाँ पे महाराज पानी पीते हैं, थोड़ा खाना उन्होंने खा लिया है, हाथ धोते हैं, उसके बाद उनको मुखवास खिलाते हैं। तो उस मुखवास की भी पंक्तियां उस थालगान के अंदर जुड़ गई है। तो वो थाल गान हमें जरा सुनाए। जी बिल्कुल। आवजो छोगला धारी मारे गैर, आवजो छोगला धारी लाडू। देखिए, आज श्वेता ने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो हम सब ने देखी हैं। अक्षरधाम का नज़ारा कैसा रहा दिन भर वो भी आपने देखा। गोवर्धन पर्व के सभी रीति रिवाज को उन्होंने बताया, दिखाया कि आज सुबह से गोवर्धन उत्सव के हर रंग कैसे बिखरते हुए नजर आए, वो आपने जीएनडी पर देखे। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। जो भव्य और दिव्य तस्वीर मैं दिखा रही हूँ वो है अन्नकूट के। अन्नकूट के दर्शन के लिए लोग इंतजार कर रहे थे और ये देखिए सीधे आपके सामने, यानी कि गुड न्यूज टुडे पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शन करवा रहे हैं श्री अन्नकूट के। आपको बता दें, अगर अन्नकूट की बात की जाए तो अन्न का पर्वत इसे कहा जाता है। अन्नकूट का अर्थ ही होता है अन्न का पर्वत। और ऐसे में देखिए, पर्वत के आकार का तो नहीं, लेकिन यहाँ कोशिश की गई है लगभग उसी तरीके के पर्वत के आकार के तरह ही अन्न का पर्वत यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें आप 1232 प्रकार के व्यंजन हर तरह के, जिसमें आपको मिष्ठान से लेकर नमकीन और साथ ही साथ चाट, पकौड़े, कचौरी, केक, बर्गर, सब चीज आपको यहाँ पर नजर आएगा। और यहाँ तक कि बाकायदा अगर आप देखेंगे तो एक लाइन जो लगाई जाती है, यहाँ पर बहुत ही विधि विधान से सारी चीजों को किया जाता है। एक एक लाइन, शुरुआती जो लाइन है उसमें आपको सिर्फ मिठाई नजर आएगी, दूसरी लाइन में सिर्फ नमकीन नजर आएंगे, तीसरी में केक, बर्गर, बाकी चीजें जो कलयुग में आजकल हम आप खाते हैं वो चीजें नजर आएंगी। उसके बाद चाट पकौड़े नजर आएंगे और फिर जूस का लास्ट में, अगर कैमरामैन में मनीष को बोलूं तो यहाँ देखिए जूस के भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग शेक्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जो अलग अलग फ्लेवर्ड शेक हैं वो। और फिर मुखवास कहते हैं, यानी कि माउथ फ्रेशनर, पान आप देख सकती हैं, वो मुखवास यहाँ पर लगाया गया है। जैसे ऐसा नहीं है कि इधर की बस खाली भगवान के सामने रख दिया, नहीं, प्रॉपर इधर आप देख सकते हो जैसे हम खाते हैं वैसे कैसे हमें थाली में हर चीज एक एक चीजें चाहिए, तो भगवान के सामने हर चीज मिट्टी के बर्तन में प्रॉपर एक तरीके से सजावट करके पूरा भगवान के सामने अर्पण किया है। सबसे पहले आप देख सकते हो, पहले मिठाइयाँ है, सबसे पहले भगवान का मुंह मीठा किया जाता है, उसके बाद है आप नीचे देख सकते हो अलग अलग प्रकार के नमकीन है, फिर भगवान के सामने केक अर्पण किए हैं, भगवान के सामने जूस है, अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ है, फरसान है, अलग अलग चीजें। लास्ट में आप देख सकते हो कि भगवान को मुखवास, जैसे खाने के बाद हम मुखवास खाते हैं तो भगवान को मुखवास भी भोग लगाया गया है। लगभग कितने प्रकार? 1232 इस बार बताया गया और कहा जा रहा है कि हर बार इसमें वृद्धि होती है। हाँ जी, 1232 जितने व्यंजन भगवान के सामने अर्पण किए हैं, तो हर साल अलग अलग नंबर्स होते हैं, जैसे भगवान के सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो इस दर्शन के लिए मैं आपको बता दूं, कैमरामैन मनीष को बोलूंगी, देखिए लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं और अन्नकूट के दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम लोग तो उत्तम नगर से आए। पहली बार दर्शन किया? जी, पहली बार किए। कैसा अनुभव हो? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। आपको मैं दावड़ी से आई हूँ एंड फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
आप लोगों की तरफ अन्नकूट मनाया जाता है? नहीं, हमारे इधर नहीं मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुंदर लगा रहा है, यहाँ पे बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा है। द बिग इंडियन फेस्टिवल दिवाली 5 दिन का महापर्व। देखिए आज हम गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व मना रहे, कल भाई दूज मनाएंगे। तैयारी मुझे लगा आप कहने लगे हैं द बिगेस्ट इंडियन चैनल ऑफ फेस्टिवल्स GNT। वी आर अनडाउटेडली साथ में ही है। ये तो हमारे गेस्ट भी आते हैं तो पहले ये जिक्र कर देते हैं भाई, अगर आपको उत्सव मतलब जो हम लोगों ने टैगलाइन शुरू से बनाई थी, उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, तो सभी लोग कह ही देते हैं। तो भाई दूज की तैयारियां फिर? भाई दूज की मेरे तो खास नहीं, क्योंकि मैं भाई यहाँ है नहीं कोई, तो आप लोग बताइए। हमारे यहाँ नहीं होता है। अच्छा, हमारे रक्षाबंधन, हमारे यहाँ भी रक्षाबंधन ही भाई दूर है तो हाँ, तो इसीलिए मुझे किसी ने आज बोला कि ठाकुर जी को अगर आप तिलक कर देंगे वो तो आप रक्षा सूत्र उनको बांध दीजिए, तिलक कर दीजिए, तो वो इनफैक्ट हम रक्षाबंधन वाले दिन भी अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं पहले, उसके बाद फिर आप राखी की शुरुआत करते हैं। तो आज गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, कल भाई बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा, और दिवाली के साथ मनाए जाने वाले 5 पर्व में भाई दूज एक ऐसा पर्व है जिसमें प्रेम और विश्वास का रंग घुला होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पंचोत्सव हम मना रहे हैं लगातार 5 दिनों का ये महापर्व। अब कल भाई दूज है, तो कल शुभ घड़ी कौन सी है अटूट इस बंधन, इस प्रेम को मनाने की, इसके बारे में आपको हम बताते हैं, और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, इससे जुड़ी मान्यता क्या है, देखिए। भाई बहन के पवित्र और निश्चल प्रेम का प्रतीक है भाई दूज का पर्व। हर साल दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। ये पर्व भाई बहन के निश्चल प्रेम और विश्वास की मजबूत डोर का प्रतिरूप है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई दूज के पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस मौके पर अगर भाई अपनी बहन के घर जाता है तो उसे साक्षात यमराज से अभय का वरदान मिलता है। नियमतः हर भाई को अपने बहन के घर जाना चाहिए। बहनें घर में आवे ऐसी परंपरा नहीं है। भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए, बहन का सम्मान करना चाहिए और बहन से अपने आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, जिससे जीवन में आपके संपन्नता आवे। इस साल द्वितीया तिथि आज रात 8:16 से शुरू होगी और इसका समापन कल यानी कि 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर होगा। जानकारों का मानना है कि 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस खास दिन पर बहन के हाथों से भाई के माथे पर तिलक का विशेष महत्व होता है। बहन जब भाई के माथे पर स्नेह भाव से तिलक करती है और फिर दीपक से आरती उतारती है तो भाई का हर कष्ट दूर हो जाता है। 23 अक्टूबर को भैया दूज के दिन तिलक का पहला अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से शुरू होकर दोपहर 12:28 तक रहेगा। वहीं दूसरा श्रेष्ठ मुहूर्त दोपहर 1:13 से लेकर दोपहर 3:28 तक रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक ये तिलक का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि श्रेष्ठता के साथ इसमें विजय मुहूर्त भी जुड़ा है। तीसरा गोधूली मुहूर्त शाम 5:43 से शुरू होकर शाम 6:09 तक रहेगा। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस पर्व के पीछे एक कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। देवी यमुना ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके माथे पर तिलक लगाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि जो भाई भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और दीर्घायु प्राप्त होगी। भाई दूज के दिन यमराज के साथ ही उनके सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन होती है। इनकी पूजा से लेखनी, वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। चित्रगुप्त कौन है? और यमराज के जो लेखाकार हैं, जो सबके जन्म मृत्यु का हिसाब रखते हैं, उनका उस दिन पूजन करने का विधान होता है कि हमारे कर्मों का जो लेखा हो वह सही करें। हमारे कर्मों में अगर कोई त्रुटि आ जाए तो भगवान चित्रगुप्त की कृपा से वह दूर हो जाए और भगवान चित्रगुप्त हमारे बारे में हमेशा हमारी जीवनी जो यमराज के यहाँ लिखी जा रही है उसमें अच्छे संदेश लिखें, जिन्हें हमें कष्ट न सहना पड़े।
मान्यता है कि भाई दूज पर यमराज और चित्रगुप्त दोनों की पूजा अर्चना करने से भाई को लंबी आयु का वरदान मिलता है। इस अवसर पर भाई भी अपनी बहन के लिए मंगल और सौभाग्य की कामना करता है और बहन की सदैव रक्षा का वचन देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तरफ देश भर में दीपावली का उत्सव चल रहा है तो दूसरी तरफ चारधाम यात्रा के समापन का समय अब नजदीक आता जा रहा है। चार धामों में शामिल गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद हो चुके हैं, जबकि यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट कल बंद होने हैं। 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के शुभ दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे, लेकिन आज धूमधाम के साथ कपाट बंद कर दिए गए। वहीं 23 अक्टूबर को भैया दूज के दिन शुभ मुहूर्त में यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। अब श्रद्धालु अगले 6 महीने मां गंगा और मां यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थलों मुखवा और खरसाली गांव में दर्शन कर सकेंगे, जबकि बाबा केदार के दर्शन अब अगले 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर में ही होंगे। आज गंगोत्री धाम के कपाट पूरे धूमधाम से बंद हुए तो कल यानी गुरुवार को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। अब श्रद्धालु अगले 6 महीने मां गंगा और मां यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थलों मुखवा और खरसाली गांवों में दर्शन कर सकेंगे, जबकि बाबा केदार के दर्शन अब अगले 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर में ही होंगे। आखिरी दौर में चारधाम यात्रा। आज बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। कल बंद होंगे यमुनोत्री और केदार के कपाट। बर्फ की हल्की परतों और ठंडी हवाओं के बीच गंगोत्री धाम मां गंगा के जयकारों से गूंज उठा। कपाट बंद होने से पहले मंदिर परिसर में दीपोत्सव और विशेष पूजा अर्चना की गई और मां गंगा की प्रतिमा को रथ में सजाकर पारंपरिक शोभा यात्रा के साथ मुखबा गांव के लिए रवाना किया गया, जहां सर्दियों के दौरान उनकी पूजा अर्चना होगी। मंदिरों को फूलों, झालरों और दीपों से भव्य तौर पर सजाया गया है और संपूर्ण धाम भक्ति और उल्लास में सराबोर नजर आया। इस साल गंगोत्री की यात्रा 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के शुभ दिन से शुरू हुई थी, जिसका आज धूमधाम से समापन किया गया। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट कल यानी 23 अक्टूबर को भैया दूज के दिन दोपहर 12:30 पर बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव मूर्ति को पारंपरिक विधि विधान के साथ खरसाली गांव में लाया जाएगा, जहां शीतकाल के दौरान श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन पूजन कर सकेंगे। सरकारी आंकड़ों को देखें तो इस साल की यात्रा में कुल 14,02,128 तीर्थयात्री उत्तरकाशी जिले में स्थित इन दोनों धाम में पहुंचे। इनमें से 7,57,762 श्रद्धालु गंगोत्री धाम और 6,44,366 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे। चारधाम यात्रा का ये पूरा सफर भक्ति, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर रहा। अब श्रद्धालु अगले 6 महीने मां गंगा और मां यमुना के शीतकाल प्रवास स्थलों मुखवा और खरसाली गांवों में दर्शन करने पहुंचेंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के साथ कल केदारनाथ धाम के भी कपाट बंद होंगे। हर साल केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के दिन बंद होते हैं। कल भैया दूज है, यानी कल 23 अक्टूबर की सुबह 8:30 पर भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ज्योतिर्लिंगम मुदित मनसा नौमि केदारनाथम। आशुतोष भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट कल सुबह 8:30 बजे बंद हो जाएंगे और प्रातःकाल यहाँ से चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। इसके बाद ये डोली भक्तों की जय जयकार के बीच ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना होगी, जहां अगले 6 महीनों तक भगवान शिव की पूजा अर्चना होगी। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो
तुम्हारी छोरियां छोरों से कम है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेशली हरियाणा की। भाई मुझे तो लगता है कि हरियाणा को घोषित कर देना चाहिए कि यही यहाँ पर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आप, हाँ, स्पोर्ट्स स्टेट यहीं से निकल सकते हैं, यहीं से निकलते हैं। मुझे अभी भी याद है लास्ट टाइम मैं गई थी वहाँ कवर करने के लिए, जो रूरल ओलंपिक होते हैं किला रायपुर, वहाँ वो होते पंजाब में हैं, लेकिन वहाँ जितने अवार्ड जीतने वाली लड़कियां हो या लड़के हो, सब लोग हरियाणा से आते हैं। पंजाब के कहाँ गए? मतलब गोल्ड नॉर्मली सबने हरियाणा वालों ने अपने नाम किया, तो हरियाणा की मुझे लगता है खून में ही है ये, है ना? बिल्कुल ब्लड में, वहाँ घर घर में मुझे लगता है जो लड़कियां, इनफैक्ट लड़कियां भी प्रमोट किया जाता है। मुझे लगता है कि इस तरफ अगर हमारी तरफ देखा जाए तो लड़कियां कम है स्पोर्ट्स की तरफ, उतना रुझान नहीं है, लेकिन वहाँ हर घर में जितना लड़के हैं उतनी लड़कियां भी ज्यादा, कोई एथलीट आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए 700 से ज्यादा यहाँ लड़कियां जो है वो फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रही ये बेटियां आज पूरे देश के लिए मिसाल बन चुकी हैं। जहां एक समय लड़कियों का खेलों में भाग लेना मुश्किल माना जाता था, वहीं हरियाणा के हिसार जिले से लगभग 13 किलोमीटर दूर बसा छोटा सा गांव मंगाली महिला फुटबॉल खिलाड़ियों की नर्सरी बन गया है। आज पूरे भारत में ये जगह एक मिसाल बन चुकी है। यहाँ ये कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं, बल्कि हौसले, मेहनत और आत्मविश्वास की है। साल 2004 में मंगाली गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डीपी सुखविंदर कौर की नियुक्ति हुई। उन्होंने गांव की उबड़-खाबड़ जमीन को अपने साथियों और कोच के सहयोग से फुटबॉल मैदान में बदल दिया। शुरुआत में सिर्फ 7 से 8 लड़कियों ने फुटबॉल खेलना शुरू किया था, लेकिन आज इस गांव से 700 से ज्यादा खिलाड़ी तैयार हो चुकी हैं, जिनमें 330 से ज्यादा लड़कियां तो राष्ट्रीय स्तर पर खेल भी चुकी हैं। जो जमीन सिर्फ एक समय कब्रिस्तान थी, वहां आज सुबह शाम 250 से ज्यादा लड़कियां फुटबॉल की प्रैक्टिस करती हैं। इस मैदान से निकलने वाली कई लड़कियां देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक भी जीत चुकी हैं। गांव में 5 पंचायतों की जमीन पर बना फुटबॉल ग्राउंड लड़कियों के सपनों का सेंटर बन चुका है। 5 साल की छोटी बच्चियों से लेकर 25 साल की युवतियों तक सभी सुबह शाम 2-2 घंटे की कड़ी प्रैक्टिस करती हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कहते हैं ना, हरियाणा की छोरियां छोरों से कम नहीं। मंगाली की इन्हीं बेटियों ने इस बात को सच साबित भी कर दिखाया है। फुटबॉल के मैदान में उन्होंने ये दिखा दिया है कि अगर हौसला हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज मंगाली गांव सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। यहाँ का फुटबॉल क्लब एक उदाहरण है कि अगर समाज और परिवार साथ दें तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहती। हरियाणा के हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज हम मना रहे हैं अन्नकूट का पर्व, गोवर्धन पूजा, कल भाई दूज मनाएंगे, लेकिन कहने को 5 दिन का उत्सव है, पर अभी असली उत्सव बाकी है, छठ पूजा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। किस तरीके से दिल्ली के घाटों को सजाया संवारा जा रहा है, मेरी सहयोगी मनीषा लड्डा की रिपोर्ट देखिए। तो ये है यमुना नदी। इस बॉटल के अंदर हमने पानी का जो सैंपल है वो इकट्ठा किया है। अब जाकर हम आपको दिखाएंगे कि कितनी साफ है इस वक्त की यमुना नदी। पानी को टेस्ट करने का पहला पड़ाव क्या है? हम लोग सबसे पहले इसकी पीएच देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स देखते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन देखते हैं और फॉस्फेट देखते हैं। इसके वही हम लोग टेस्टिंग करके एवरी 2 आवर्स बिफोर एडिंग डिफॉर्मर एंड आफ्टर एडिंग डिफॉर्मर वो चेक करते हैं। पानी साफ है, ये स्थिति कब पता चलती है? उस वक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर पीएच का स्टेटस हमारा 6.5 से 8.5 के बीच में है तो वो हमारे विद इन द लिमिट्स है। लेकिन बात छठ पूजा की तैयारियों की हम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सफाइयाँ चल रही है। वहाँ पर आपको JCB जो है वो नज़र आ जाएंगे। आपको पूरी जो रोड है, जो पूरा ये ज़मीन है, उसको एक फ्लैट रूप में दिया जा रहा ताकि यहाँ पर हर तरीके से दरी बिछा के जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे उनका स्वागत किया जा सके। अभी वेदियाँ जो है वो बनाई जाएगी, तो 2 से 3 दिन के बाद यहाँ का नज़ारा एकदम देखने लायक होगा। ये सब आपको साफ नज़र आएगा। यहाँ पर आपको जगह जगह जो है
बाउंड्रीज बनी हुई नज़र आ जाएगी, ताकि लोग गहराई में ना उतर ना पाए और आसानी के साथ जो है अपनी जो ये इस महापर्व की पूजा है वो कर सके। चलिए देखिए, दिवाली के खास मौके पर आपको बता दें, हर सेलेब ने त्यौहार की खुशियाँ जो है अपने फैंस के साथ उन्होंने शेयर की है। और ऐसे में पिछले साल जो पेरेंट्स बने ना, स्टार कपल जो थे जैसे कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, इन्होंने अपनी बिटिया की तस्वीर जो है वो सबके सामने शेयर की है, वो रिवील की है। एक तरीके से बेहद प्यारी लग रही थी और सुर्खियों में रही। क्यों? बिल्कुल, ये हाईलाइट थी मुझे लगता है इन दिनों सोशल मीडिया की। 8 सितंबर को पैदा हुई दुआ को गोद में लिए दीपिका बेहद खुश नजर आ रही हैं। दिवाली का मौका और ऐसे में रणवीर और दीपिका अपनी बच्ची दुआ को थामे हुए इन फोटोज में वायरल हो गए हैं। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे।